हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। मतलब जो हमारा ओरल से लेके एनल कैनाल तक का रीजन होता है, मतलब ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, उसमें कहीं से भी ब्लीडिंग होना या ब्लड का निकलना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्लिनिकल प्रॉब्लम है, हमें पेशेंट इसके हॉस्पिटलाइज होते हुए बहुत ज़्यादा दिखते हैं, है ना। तो इसमें तीन टर्म होती है, ओवर्ट, ओकल्ट और ऑब्सक्योर जीआई ब्लीडिंग। इसका मतलब देखते हैं। ओवर्ट का मतलब जो फ्रेश ब्लड निकले स्टूल में या वोमिटिंग के थ्रू। ओकल्ट का मतलब जो हम टेस्ट कराते हैं फीकल ओकल्ट टेस्ट, उसके अंदर पॉजिटिव हो तो उसको हम पॉजिटिव फीकल ओकल्ट जीआई ब्लीड बोलेंगे। या ऑब्सक्योर जो हमें पता नहीं रहता कि ब्लीडिंग हो रही है पर पता नहीं चल पा रहा है, तो ये ऑब्सक्योर टेस्ट के अंदर आते हैं। ये तीन टर्म्स, इसको हमें पता होना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि हम कैसे हम डायग्नोसिस करें कि ये अपर जीआई ब्लीड है या लोअर जीआई ब्लीड है ना। तो जब भी हम कॉफी ग्राउंड कलर देखते हैं, मतलब हमने वोमिटिंग पेशेंट की देखी, उसके अंदर जो कलर होता है वो कॉफी ग्राउंड कलर का है, थोड़ा कॉफी कलर का सा है, तो वो क्या होगा, वो हमेशा अपर जीआई ब्लीड का होगा। मतलब ऊपर से होगा, चाहे वो स्टमक से हो चाहे वो ईसोफेगस से हो। मतलब कॉफी ग्राउंड कलर अपर गैस्ट्रिक जीआई ब्लीड के लिए दर्शाता है। और यह हम जब एस्पिरेट करते हैं, मतलब एक सिरिंज से हम नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, मतलब नेजो गैस्ट्रिक मतलब जो हम नाक से डालते हैं, इसलिए नेजो होता है, और गैस्ट्रिक जो स्टमक तक जाता है, तो उसको नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब बोलते हैं। जब हम उससे एस्पिरेट करते हैं तो उसका जो कलर होता है एस्पिरेशन मटेरियल का, उसको कॉफी ग्राउंड कलर मिलता है हमें, तो हमें उसको समझना चाहिए ये अपर जीआई ब्लीड है। तो कुछ पेशेंट में जब वो स्टूल पास करते हैं वो देखते हैं ब्लैक कलर का मेलिना, जिसको बोलते हैं ब्लैक स्टिकी स्टूल निकलता। पेशेंट बताता है कि मतलब बहुत गंदी बदबू सी आ रही है उसमें से, उसका मतलब एक अलग सी कैरेक्टरिस्टिक होता है उसकी, मतलब बदबू का या ओडोर का। तो उसको हमें देखना चाहिए कि ये बताता है हमें कि ये अपर जीआई सोर्स भी हो सकता है ना, या वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हो सकता है, या राइट साइड कोलोनिक ब्लीड हो सकता है। मतलब कैसे, जैसे उसके जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का है, उसको ब्लैक कलर को बोलते हैं मेलिना, और वो मेलिना दर्शाता है कि अपर जीआई भी हो सकता है या स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का राइट साइड का कोलोन, सीकम कोलोन रेक्टम होता है ना, उसको राइट साइड का कोलोनिक ब्लीड भी हो सकता है। ये मेलिना दर्शाता है। जो जैसे एनोरेक्टल ब्लीडिंग होती है वो हमेशा ब्राइट रेड कलर की होती है। मतलब जैसे पेशेंट को पाइल्स वगैरह होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि स्टूल के ऊपर एक हल्की सी लाइन वगैरह बन के आती है कोटिंग के साथ, ब्राइट रेड कलर के। जब ये आपको पेशेंट बताए तो आपको समझ जाना है कि ये एनोरेक्टल ब्लीडिंग है। तो इन सारी चीजों से क्या होता है, जब भी ब्लीडिंग होगा उसके कारण होता है एनीमिया, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो एनीमिया होगा। तो एनीमिया एनीमिया के अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं कि एनीमिया में आपको उस पेशेंट में थकान दिखेगी जिसके ब्लीडिंग हो रही है कहीं ना कहीं से, उसमें वीकनेस मिलेगी कि वो कमजोरी भी आ रही है और हाथ पैरों का सुन भी होना दिख रहा है हमें, उसको एब्डोमिनल पेन भी दिखता है, और वो पेशेंट पीला पड़ जाता है खून की कमी की वजह से, और डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत आती है, और उसको जल्दी जल्दी सांस लेता है वो। ये ऐसा क्योंकि जो ब्लड होता है वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, जब हीमोग्लोबिन ही कम होएगा तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा ज्यादा, तो इसलिए वो पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो अब हमने बात कर ली कि ब्लीडिंग लॉस तो हो रहा है, हमें पता कैसे चले, हम देख तो पा नहीं रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं स्टूल में कितना ब्लड लॉस हुआ, तो हमें उसके लिए सीबीसी टेस्ट कराना चाहिए। सीबीसी के अंदर हम देखते हैं कि हीमेटोक्रिट्स जो होता है वो हमें दर्शाता है, जैसे हमने, और ये जो टेस्ट होते हैं मतलब सुबह शाम के बेसिस पे होता है 2 बार। तो उसमें हमने सुबह पेशेंट का देखा हीमेटोक्रिट हल्का सा डाउन है, पर हमने जब शाम को देखा तो हीमेटोक्रिट्स और ज्यादा डाउन हो गया, तो उससे हमें समझ जाना चाहिए कि क्या बोलते हैं मतलब ब्लड लॉस हो रहा है उसका अभी भी। और हमें इसके अंदर क्या क्या मिल सकता है, इसके अंदर हमें कोगुलेशन एबनॉर्मेलिटीज मिल सकती है, मतलब किसी कारण से लिवर डिजीज हो, या उसको विटामिन के की डेफिशिएंसी हो, या वाइल्ड ब्रेन डिजीज हो, इसके अंदर जो कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से कोगुलेशन हो नहीं पाता है। या डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, मतलब ब्लड के अंदर कोगुलेशन नहीं हो पा रही है, उसके वजह से
ये ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। और ब्लीडिंग कहाँ से होती है कि पेशेंट के अंदर कोई अल्सर हो या कोई लीजन हो पहले से ही, उसमें से ब्लीड हो रही है, क्योंकि कोगुलेशन हो नहीं पा रहा है तो वहीं से ही ब्लीडिंग हो रही है। तो हमें कोगुलेशन चेक करा लेना चाहिए, वो आगे देखेंगे हम इसके लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। कुछ मेडिकेशन भी होती है कि पेशेंट से हमें मेडिकेशन के बारे में भी पूछना चाहिए कि वो कोई वारफिन वगैरह तो नहीं ले रहा या हिपेरिन तो नहीं ले रहा। हमने ये सारी चीज डिस्कस किया था अभी जो हमने पुराने लेक्चर लिया था चेस्ट पेन का, यानी उसका चेस्ट पेन वाला। तो उसमें हमने देखा था कि पेशेंट को अंजाइना में जब हम ये मेडिसिन चलाते हैं तो उसके अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, और एनसाइड से भी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हमें बेवजह पेन किलर नहीं खानी चाहिए, है ना। तो हमें क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशन उसमें करानी चाहिए। देखो फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हमें पेशेंट का स्टूल का जो कलर है वो हमने ऊपर चेक कर लिया कि ब्लैक होगा, रेड, ब्राइट रेड होगा ना। तो हमें उसके अंदर और भी क्या क्या देखना चाहिए, हमें उसका डायरेक्ट रेक्टल एग्जामिनेशन कराना चाहिए। डायरेक्ट रेक्टल एग्जामिनेशन में हमें उसके जो रेक्टम है वहाँ की एबनॉर्मलिटीज के बारे में पता चलता है, कोई फिशर तो नहीं है या कोई पाइल्स वगैरह तो नहीं है ना। तो अब हम हमेशा याद रखेंगे जब भी हम नेजोगैस्ट्रिक से उस पेशेंट को एस्पायरेट कराते हैं सिरिंज से और उसमें हमें फ्रेश ब्लड मिलता है तो हमें उसका तुरंत ही अपर गैस्ट्राइक मतलब अपर जीआई ब्लीडिंग समझ के एंडोस्कोपी करा लेनी है ना। और हमेशा हमें याद रखना है जब भी हम एंडोस्कोपी कराएं, एंडोस्कोपी कराने से पहले हमें उसका जो स्टमक होता है उसका गैस्ट्रिक लवास कराना है। गैस्ट्रिक लवास का मतलब कि हमको पानी से या नॉर्मल सैलिन से मतलब एनएस से उसके पेट को धो देना है। ये कैसे करेंगे, ये आप नेजोगैस्ट्रिक की हेल्प से सिरिंज में सलाइन भर के वाटर भर के उसको पुश कर देंगे स्टमक में और फिर उसके बाद एस्पिरेट कर देंगे ताकि वो जितनी भी उसका स्टमक है वो क्लियर हो जाए। और उसके बाद हमें और पेशेंट को हमें कांस्टेंट मॉनिटरिंग पे रखना चाहिए, मतलब उसका सडन बीपी देखना चाहिए हर आधे एक घंटे में और उसके क्या पल्स रेट देखनी चाहिए। मतलब बीपी कम हो रहा है और पल्स रेट बढ़ रही है तो हमें इससे भी अनुमान लगा लेना है कि ब्लड लॉस हो रहा है, क्योंकि ब्लड लॉस होएगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड वो हार्ट और ज्यादा पंप करेगा ब्लड को ताकि अच्छे से प्रेशर मेंटेन हो सके। अब देखते हैं ऑर्थोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। जब भी जैसे हमने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पर लेटे हुए पोजीशन पे उसका बीपी चेक करा वो नॉर्मल आ रहा है, पर जैसे ही हमने पेशेंट को कहा खड़े होकर पेशेंट की हमने वो बीपी चेक करा तो बीपी डाउनफॉल हो रहा है। डाउनफॉल कितना हो रहा है 20 mmHg, 20 mmHg बीपी डाउन हो रहा है और हार्ट रेट बढ़ रहा है 10 हार्ट रेट बढ़ा तो हमको उसको समझ जाना चाहिए ऑर्थोस्टैटिक चेंजेस है, मतलब 10 से लेके 20% तक उसका ब्लड लॉस हो चुका है, हमें इससे अनुमान लगाना चाहिए। और जब पेशेंट को लेटे लेटे ही बीपी कम हो जाए तो हमको समझना चाहिए 20% से ज्यादा पेशेंट का ब्लड लॉस हो गया है। और जब पेशेंट का जो ब्लड होता है वो डाउनफॉल में चला जाए 100 से नीचे और 100 से ऊपर उसका क्या बोलते हैं हार्ट रेट चला जाए तो हमें उसको तुरंत ही एनएस या सैलाइन वगैरह देके उसको वॉल्यूम रेजिस्टेशन करा लेना चाहिए। इसके कुछ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग वगैरह भी होते हैं, इसमें हमें सीबीसी टेस्ट करा लेना चाहिए और क्या कोगुलेशन पैरामीटर्स करा लेना चाहिए। इसके अंदर बेसिकली कुछ टेस्ट होते हैं जैसे INR, PTINR जिसको बोलते हैं हॉस्पिटल में होते हैं। इससे पता चलता है कि जो कोगुलेशन ठीक ठाक हो रहा है या नहीं हो रहा ब्लड के अंदर, है ना। तो हमें ब्लड ग्रुप भी पेशेंट का चेक कराना चाहिए कि हमें देखा कि ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो जाए तो हमें उसको ब्लड चढ़ा लेना चाहिए, इसलिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप पेशेंट का क्या है। उसके साथ हमें जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं मेटाबॉलिक प्रोफाइल उसको क्रेटिन मतलब किडनी के लिए ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और लीवर फंक्शन टेस्ट लीवर वगैरह के लिए करा लेना चाहिए। इसके साथ कुछ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को मतलब क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए कुछ टेस्ट है जैसे ईसोफेगो गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी जिसको EGD भी बोलते हैं, है ना। इसको ये हमेशा टेस्ट हम अपर जीआई के लिए कराते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है ईसोफेगो, ईसोफेगस गैस्ट्रो मतलब स्टमक और डुडेनोस्कोपी मतलब गैस्ट्रिक के बाद जो डुडेनम आता है मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, तो इसको हम देखते हैं कि अपर जीआई ब्लीड के अंदर ये टेस्ट कराते हैं। इस टेस्ट से कराने से पहले हमेशा IV में हमें इन्फ्यूजन चलाना होता है इरिथ्रोमाइसिन का आधे घंटे पहले।
इसके साथ हम कोलोनोस्कोपी भी कराते हैं पेशेंट की, मतलब कोलोन में सीकम कोलोन रेक्टम जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसके अंदर से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई पोलिप वगैरह तो नहीं है ऐसा, या कुछ और प्रॉब्लम कैंसर वगैरह तो नहीं है, उसके लिए हमें कोलोनोस्कोपी कराते हैं और उससे पता चलता है। और कोलोनोस्कोपी कराने से पहले हमेशा पेशेंट को जो बाउल होता है ना, बाउल वो हमेशा क्लियर कराना होता है। कोई हमें मेडिसिन देनी होती है, कोई सी भी दे दो आप, इसबगोल वगैरह जो सा आपका पास हो हॉस्पिटल में हो, तो उसको बाउल क्लियर कराना होता है, उसका स्टूल पास कराना होता है। तो हमें इसमें एक और टेस्ट होता है एनोस्कोपी, इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को हेमरोइड या फिशर वगैरह तो नहीं है ना। इसके साथ में हमारा ये पूरा लेक्चर खत्म हुआ। हाँ, इसके अंदर अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा इसको और बता दूंगा कि इसके बहुत सारे कोजेज होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं कार्सिनोमा ऑफ कोलोन, मतलब जो सीकम कोलोन रेक्टम है उसको कोई कैंसर तो नहीं है, या कोई पोलिप तो नहीं है, पोलिप की वजह से भी ब्लीड होती है, या कोई इश्चीमिया कोलाइटिस हो, वहां तक ब्लड ना पहुंच पा रहा उसकी वजह से वहां पे नेक्रोसिस हो गया, या आपको पता है क्रोन्स डिजीज होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है। आप टेंशन मतलब आपको ये डिजीज के बारे में नहीं पता तो हम सारी डिजीज को कवर करेंगे। मतलब हम पूरे सारे जितने भी हमारे बॉडी के अंदर पार्ट्स होते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं सब कुछ हम लेंगे इस पूरे सीरीज में। टेंशन जैसे डाइवर्टिकुलरिस हो गया कि जो हमारी आंत होती है वो आपस में फंस जाती है, फंसने के बाद वहां ब्लड पहुंच नहीं पाता तो वहां पे नेक्रोसिस हो जाता है ना। तो या कार्सिनोमा ऑफ कोलोन हो जाता है ना, तो ये एनल फिशर हो जाता है, तो ये सब कारण होते हैं। तो हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हुआ, तो अब मिलते हैं, इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।